कल्पना कीजिए, सरकारी खजाने से कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिनके नाम पर पैसा गया, कुछ लोग ट्रांसफर हो चुके थे, कुछ रिटायर हो चुके थे और कुछ तो इस दुनिया में थे भी नहीं। फिर सवाल उठता है, ये पैसा गया कहाँ और कैसे सरकारी सिस्टम इतने सालों तक सोता रहा। आज हम समझेंगे झारखंड ट्रेजरी स्कैम 2026 का पूरा सच। 2026 में झारखंड के ट्रेजरी सिस्टम में एक बड़ा घोटाला सामने आया। ऑडिट के दौरान पता चला कि सरकारी वेतन भुगतान में भारी इर्रेगुलरिटीज थी। कई जिलों में फेक सैलरी एंट्रीज दर्ज की गई, इनएक्टिव या ट्रांसफर्ड कर्मचारियों के नाम पर भुगतान जारी था, कुछ मामलों में मृत कर्मचारियों के नाम पर भी सैलरी जारी हो रही थी। जांच में सामने आया कि लगभग 150 करोड़ रुपए तक की संदिग्ध निकासी कई जिलों में हुई है। यह कोई छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं था, बल्कि यह सिस्टेमेटिक फाइनेंशियल मैनिपुलेशन था। आखिर डिजिटल ट्रेजरी सिस्टम कैसे बना स्कैम का माध्यम? पहले के घोटालों में कागजों से फर्जीवाड़ा होता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस स्कैम में इस्तेमाल हुआ डिजिटल ट्रेजरी प्लेटफॉर्म, सैलरी प्रोसेसिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मैनिपुलेशन। रिपोर्ट्स के अनुसार पब्लिक फंड्स को सिफॉन करने के लिए ट्रेजरी सिस्टम में डिजिटल लेवल पर मैनिपुलेशन किया गया। मतलब यह ट्रेडिशनल करप्शन नहीं था, बल्कि एक डिजिटल गवर्नेंस फेल्यूर था। इस स्कैम की सबसे शॉकिंग बात यह थी कि घोस्ट एम्प्लॉयज यानी इनएक्टिव कर्मचारी, ट्रांसफर हो गए कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और यहाँ तक कि डेड एम्प्लॉयज, इन सब के नाम पर सैलरी निकासी की जा रही थी और सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। यह दिखाता है कि पेरोल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म कमजोर था, ऑडिट्स चेक नियमित नहीं हो रहे थे और क्रॉस डिपार्टमेंट डेटा इंटीग्रेशन नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह स्कैम सिर्फ एक ट्रेजरी तक सीमित नहीं था, बल्कि कई जिलों में इर्रेगुलर विड्रॉल्स पाए गए। ट्रेजरी ऑपरेशंस पूरे स्टेट में जांच के दायरे में आए। कुछ मामलों में स्पेसिफिक ट्रेजरी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की भूमिका भी जांच में सामने आई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई ऑफिशियल्स स्क्रूटनी में आए, कुछ अरेस्ट भी हुए। सीआईडी और अन्य एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन संभाली। उदाहरण के तौर पर बोकारो ट्रेजरी मामले में इलीगल विड्रॉल से जुड़े आरोप में एक अधिकारी गिरफ्तार किया गया। यह साफ संकेत था कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि नेटवर्क लेवल मैनिपुलेशन हो सकता है। आखिर ऑडिट सिस्टम क्यों फेल हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, ऑडिट सिस्टम इतने सालों तक सोता क्यों रहा? इसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। सैलरी डेटाबेस वेरिफिकेशन फेल्यूर, एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, ट्रेजरी मॉनिटरिंग वीक था, रियल टाइम रिकॉलिनेशन नहीं हुआ या फिर डिजिटल ओवरसाइट इनएडुकेट था। सिस्टम में ऑटोमेशन था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इंटरनल कंट्रोल्स बाईपास किए गए थे, साथ ही मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन फेल्यूर हुआ। क्या यह नया फूडर स्कैम जैसा मामला है? एक्सपर्ट्स इस स्कैम की तुलना बिहार फूडर स्कैम से भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मामलों में ट्रेजरी विड्रॉल मिसयूज हुआ था। लेकिन फर्क यह है, फूडर स्कैम में पेपर मैनिपुलेशन हुआ था, वहीं झारखंड ट्रेजरी स्कैम में डिजिटल मैनिपुलेशन हुआ है। यानी समय के साथ करप्शन भी इवॉल्व हो चुका है। अब जैसे ही स्कैम सामने आया, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अपोजिशन ने आरोप लगाया, स्कैम को दबाने की कोशिश हो रही है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन पर्याप्त नहीं है और सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग की गई है। इससे मामला और भी ज्यादा सेंसिटिव बन गया है। यह स्कैम सिर्फ करप्शन स्टोरी नहीं है, यह वार्निंग है डिजिटल गवर्नेंस के लिए। इस केस से 3 बड़ी सीख मिलती है कि ऑटोमेशन इज नॉट इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी, और दूसरी सीख, रियल टाइम ऑडिट बहुत जरूरी है, और साथ ही एम्प्लॉय डेटाबेस वेरिफिकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। झारखंड ट्रेजरी स्कैम हमें यह दिखाता है कि जब सिस्टम लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो करप्शन पेपर से डिजिटल तक भी इवॉल्व हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर ऑडिट नहीं होता तो क्या यह स्कैम कभी सामने आता?